अब हम यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्सेस प्रेशर ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड। देखिए, एक्सेस प्रेशर ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड। समझने की बात है, पहले ही हम लोग ने बोला था कि वाटर का जो सरफेस है उसे हम समझ सकते हैं कि एक स्ट्रेच्ड क्लॉथ के जैसा, एक हैंकरचीफ है, ये एक रुमाल है जो स्ट्रेच्ड है, इधर हमने इसे अटका कर रखा है स्ट्रेच कर कर। तो अब इसे साइड से देखें तो ऐसा दिखता है, ये स्ट्रेच्ड है। किसी एक पॉइंट अगर मैं पकड़ूँ, ये ओ है, तो इस पॉइंट पे इस तरफ भी टेंशन है और इस तरफ भी टेंशन है टी। तो ये स्ट्रेच्ड क्लॉथ के जैसा है वाटर का सरफेस या लिक्विड का, फ्लूइड का सरफेस। अब अगर इस सरफेस के को मैं ऊपर में कुछ रख दूँ, इस सरफेस के ऊपर में ऐसा मैं कुछ रख दूँ, तो ये सरफेस थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर इस सरफेस के ये कपड़े के ऊपर मैं रखूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इस कपड़े के नीचे से कुछ रखूँ तो, अगर नीचे से भी अगर फोर्स लगाता हूँ ऊपर की तरफ, तो भी तो ये स्ट्रेच्ड कपड़ा जो है वो ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कपड़ा ऐसा है, मैं अगर ऊपर से फोर्स लगाऊं तो ऐसा हो जाएगा, नीचे से फोर्स लगाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन जैसा भी होगा, अगर मैं ऊपर से फोर्स लगाऊं और ऐसा होता है तो इसका टेंडेंसी है नॉर्मल अपने जगह पे आने का। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाया है, तो ये जो स्ट्रेच्ड है टी, वो अब एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये है टी, ये है टी, ये है टी हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और ये है टी हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर भी, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर टी वी, और इनके लिए भी एक वर्टिकल कंपोनेंट टी वी। तो टोटल 2 टी वी यहाँ पर हो जाएगा। लिख देता हूँ 2 टी वी, एक टी वी हटा देता हूँ, 2 टी वी। तो ये होगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा सामान रखूँ तो वो इस तरीके से इस कपड़े को ऐसा बेंड कर देंगे, और उसके कारण टेंशन ऊपर की तरफ, मतलब ये कपड़ा स्ट्रेच होकर स्ट्रेट होना चाहता है। अगर नीचे से भी फोर्स लगाते हैं तो भी यहाँ पे मान लीजिए ऐसा मैंने कुछ नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है, तो भी ये कपड़ा ऐसा ही बेंड होगा, इसमें भी फिर ऐसा ही टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में, और इधर भी इस डायरेक्शन में। अब ये टेंशन जो है आपस में रिजॉल्व करना चाहेंगे, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ये टी है तो इनका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये है टी एच, ये भी टी है तो इनका भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट टी एच, और ये जो है उनका वर्टिकल कंपोनेंट टी वी, और 2 बार टी है तो टू वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि ये क्लॉथ जो है ये स्ट्रेच्ड है तो ऐसा दिख रहा है, इधर से भी टान है, इधर से भी टान है। अगर मैं इसे ऐसे करके नीचे की तरफ दूँ प्रेशर, तो वो ऐसा बन जाएगा, और सरफेस टेंशन के कारण ये फिर से क्लॉथ स्ट्रेट होना चाहेगा, तो इस चीज़ को किधर फेंकेगा, ऊपर की तरफ, है ना। ठीक है, तो प्रेशर कहाँ है, एक्सेस, ऊपर की तरफ एक्सेस प्रेशर, क्योंकि टेंशन क्या चाह रहा है कि ये स्ट्रेट हो जाए कपड़ा, और स्ट्रेट होने के लिए इसे ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो ये हो गया एक्सेस प्रेशर इन दिस डायरेक्शन। और जब मेरा क्लॉथ ऐसा है, मैंने नीचे से कुछ रख दिया इस पर, हालांकि नहीं रख सकता, लेकिन सोचिए कि नीचे से आपने अंगुल लगा के फिंगर से ही आपने प्रेशर दिया है, तो वो ऐसे हो गया। अब ये क्लॉथ भी स्ट्रेच होना चाहेगा, अपने जगह पे वापस आना चाहेगा, तो वो कैसा प्रेशर लगाएगा इस पर, नीचे की तरफ। तो ये हो गया फिर से एक्सेस प्रेशर का डायरेक्शन। अब ये सेम चीज़ वाटर पे भी एप्लीकेबल है। तो अगर ये वाटर सरफेस है, ऐसा ये मान लीजिए ग्राउंड है वाटर का, और ये वाटर सरफेस है, पूरा ही वाटर है यहाँ, तो नॉर्मल कंडीशन में इस पॉइंट ओ पे ऐसा एक टेंशन है और ऐसा एक टेंशन है, दोनों ही टेंशन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये नॉर्मल कंडीशन। किसी हाल में मैंने ऐसा वाटर का शेप ले लिया, ठीक है, यहाँ पे वाटर है। अब अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट में क्या टेंशन होगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट ओ है, सेम ये वाला पॉइंट ओ की जैसा, इसमें क्या टेंशन होगा,
तो ये वाटर स्ट्रेच सरफेस है जो ऐसा ऊपर की तरफ हो गया, इसे क्या होना है, वाटर को ऐसा बनना है स्ट्रेट, ठीक है ना, ऐसा सॉरी स्ट्रेट बनना है। तो स्ट्रेट बनने के लिए क्या नीचे की तरफ आएगा, ऐसा सीधा टनेगा तो ही तो स्ट्रेट होगा। तो इसे अब क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ। इसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं सेम ऐसा, ये टी है, ये टी है, इनका ये वर्टिकल हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये लिख सकते हैं टी एच, और ये भी टी एच, और एक दो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे जो होंगे टू टी वी, ये है टी, ये है टी। तो ये टू टू टी वी जो है ये इस पॉइंट ओ को अपने तरफ नीचे की तरफ खींच रहा है। तो एक्सेस प्रेशर किधर है, इनसाइड, ठीक है, इधर अंदर की तरफ। अगर मैं वाटर को ऐसे शेप में ले लूँ कि भाई ये अब एयर है और ये वाटर है, वाटर अब बाहर है। पहले वाले केस में क्या था, यहाँ पर एयर था बाहर की तरफ, मतलब, और वाटर ऐसा था, मतलब इस टाइप का था, यहाँ पे वाटर है और ये एयर है। ये वाले केस में अब यहाँ पर एयर है और ये जगह में पूरा वाटर है। तो क्या अब भी ये वाटर का जो सरफेस है ये स्ट्रेच्ड है और ये स्मूथ होना चाहेगा ऐसा, इसे स्मूथ होने के लिए क्या होना होगा, सीधा होना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को ओ पकड़ता हूँ, इस पॉइंट ओ पे क्या क्या टेंशन लग रहा है, सीधी सी बात है, टेंजेंशियल एक इधर, एक टेंजेंशियल इधर, और ये स्ट्रेट होना चाहता है। तो इस टेंजेंशियल का एक कंपोनेंट ये टी है तो ये टी एच होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये भी टी एच, दोनों टी एच एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो दोनों ऐड अप होके टू टी वी हो जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ भी इस तरफ ही प्रेशर लग रहा है, मतलब एक्सेस प्रेशर जो है इस साइड है। तो ऐसी बात नहीं है कि एक्सेस प्रेशर वाटर वाले साइड में होगा, एक्सेस प्रेशर एयर वाले साइड में भी हो सकता है। इस केस में एक्सेस प्रेशर इस साइड है और इस केस में एक्सेस प्रेशर इस साइड है। तो कहने का ये यहाँ से कंक्लूजन है कि जब भी कोई कर्व्ड होगा कर्वेचर, तो कर्वेचर के इनसाइड में ही एक्सेस प्रेशर होगा। जैसे ये कर्वेचर है तो इसकी इनसाइड में एक्सेस प्रेशर होगा, आउटसाइड में नहीं होगा, आउटसाइड में नहीं होगा। तो अगर इतना आधा कर्व है तो ही मैं बोल रहा हूँ इनसाइड है। अगर पूरा ही कर्व होता है ऐसा तो सोच कर देखिए, तो ये भी इनसाइड, 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 ऐसा हर तरीके से इनसाइड। तो यही कारण है कि एक वाटर का बबल लेते हैं तो हम लोग ने कहा है ना, सॉरी वाटर का बबल नहीं, वाटर का ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, तो इसके अंदर में प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है बाहर की प्रेशर से। कारण यही है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण हर जगह प्रेशर अंदर ज़्यादा होता है कंपेयर टू बाहर। क्यों, वो वही है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा, वो क्लोज अप होना चाहता है, एक छोटा आकार लेना चाहता है। ये अगर वाटर ड्रॉप है या लिक्विड ड्रॉप है, तो नहीं, लिक्विड ड्रॉप नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक एयर बबल है, मतलब चारों तरफ वाटर है और बीच में एयर है, तो भी ये एप्लीकेबल है। अभी भी ये इधर अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि हमने यही देखा है ये वाले केस में कि एयर हो या वाटर हो वो हमेशा कर्वेचर के अंदर आना चाहता है। तो ये कर्वेचर है इसके अंदर, यहाँ भी इसके अंदर, यहाँ भी इसके अंदर, यहाँ भी इसके अंदर। तो ऐसे अंदर अंदर करने से क्या हुआ कि अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है। तो चाहे वाटर ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप हो या फिर एयर बबल हो, दोनों में ही इनसाइड प्रेशर जो है वो आउटसाइड से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब बात है कि कितना ज़्यादा होते हैं वो हमें पता करना है। तो और एक और होता है जिसे कहते हैं सोप बबल। सोप बबल का स्पेशल केस है कि यहाँ पे भी बाहर भी एयर है, भीतर भी एयर है, और सिर्फ बीच में एक पतला सा फिल्म टाइप का है जिसमें फ्लूइड है ना। तो यह एयर एयर और ये बीच में फ्लूइड। अब इनका जो प्रेशर है अंदर का वो बाहर के प्रेशर से कितना ज़्यादा है, ये पी जो लिख रहा हूँ ये प्रेशर है, अंदर का प्रेशर। लेकिन यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये स्मॉल पी से डिनोट करता हूँ, ये अंदर का प्रेशर नहीं है, ये अंदर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस है। या मैं बोल सकता हूँ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द ड्रॉप। ये पी जो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। समझाने के लिए बोलता हूँ, ये पी एटमॉस्फेयर है और ये पी है, तो मेरा स्मॉल पी जो है वो पी माइनस पी एटमॉस्फेयर, समझ रहे।
मतलब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना ज़्यादा है, वो है ये स्मॉल पी। तो स्मॉल पी इक्वल्स टू 2T/R। किस केस में? ये वाले वाटर ड्रॉप के केस में, लिक्विड ड्रॉप के केस में। इस वाले केस में स्मॉल पी इज इक्वल्स टू 2T/R। सेम ये किस केस में? बबल वाले केस में, ठीक है। और ये वाले केस में क्योंकि दो इंटरफेस है, एयर फिर फ्लूइड फिर एयर, तो यहाँ पर 2 बार होगा। प्रेशर इक्वल्स टू 4T/R, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया है तो 4T/R। वेयर ये टी क्या है हमें पता है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। जिस भी टाइप का मैंने लिक्विड लिया है उस लिक्विड का किस टाइप का सरफेस टेंशन है उस पर डिपेंड करता है ये कैपिटल टी। एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप या रेडियस ऑफ द बबल या रेडियस ऑफ द सोप बबल, ये आर है। तो हम यहाँ से क्या इंटरप्रिटेट करते हैं कि जितना सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, जितना सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा उतना ही हमारा प्रेशर डिफरेंस जो है, इनसाइड का प्रेशर जो है बाहर के प्रेशर से उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी बात कि अगर हमारा रेडियस बड़ा हो, बबल का साइज़ बड़ा हो, एक इतू सा बबल है और एक इतना बड़ा बबल है, तो रेडियस अगर बड़ा होगा तो प्रेशर डिफरेंस जो है वो कमेगा। मतलब कि ये रेडियस में इसका जो अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर का जो डिफरेंस है वो छोटा है, इज लेस। ये अंदर और बाहर के प्रेशर का जो डिफरेंस है इज लेस कंपेयर्ड टू दिस वन, छोटे वाले बबल में। यहाँ पे अंदर और बाहर का प्रेशर जो है पी इज मोर, डिफरेंस जो है वो मोर है। मतलब मैं बोल सकता हूँ बाहर का प्रेशर तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। इसके मतलब कि एक छोटे बबल के अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है कंपेयर टू एक बड़े बबल के अंदर, क्योंकि छोटे बबल का रेडियस जो है छोटा है तो प्रेशर जो है बड़ा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, बबल के अंदर का जो प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू इस बबल, बड़े बबल के प्रेशर के कंपेरिजन में। ओके। और अगर एक बार के लिए हमें ये एक्सप्रेशन निकालना ही पड़े कि ये कहाँ से आया है, सिर्फ समझने के लिए, मे बी इन एग्ज़ाम ये ना आए, तो एक सीधी सी बात है कि मैं एक बबल लेता हूँ या ड्रॉप लेता हूँ वाटर का जो इतनी बड़ा है। ओके, इस इनका मान लेते हैं रेडियस पहले से जो था वो था आर, कैपिटल आर। और अब ये थोड़ा सा प्रेशर अंदर ज़्यादा है बोला है ना मैंने, तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है इसलिए इसका रेडियस थोड़ा और बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है? डेल आर से बढ़ जा रहा है, ये जो है डेल आर से बढ़ जा रहा है। तो अब जो नया रेडियस है वो आर प्लस डेल आर है, आर प्लस डेल आर, ठीक है। तो होगा क्या कि ये छोटा रेडियस से बड़ा रेडियस होने के लिए, बबल को बड़ा बनने के लिए कुछ तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन फॉर मेकिंग रेडियस ऑफ बबल, और या ड्रॉप लिख देता हूँ, ड्रॉप फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल आर। तो आर से डेल आर बनाने के लिए जितना हमने काम किया इतना ही वर्क डन जो है विल बी स्टोर्ड एज सरफेस एनर्जी इन दी बबल या ड्रॉप। इतना जितना वर्क पहले से सरफेस एनर्जी था इस पे, लेकिन मैंने जितना वर्क करके इसे बड़ा किया है उतना ही वर्क से सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। विल बी स्टोर्ड एज, इंक्रीज लिख देता हूँ, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, उतना ही सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। पहले से इसका सरफेस एनर्जी था, लेकिन हम जानते हैं ना सरफेस एनर्जी जो है ई, वो डिपेंडेंट किस पे है? टी इंटू एरिया। तो जब मैं बबल को बड़ा करूँगा तो इसका एरिया भी बड़ा हो रहा है, और एरिया बड़ा हो रहा है तो सरफेस एनर्जी भी बड़ा होगा। अब जितना एरिया बड़ा होगा उतना ही सरफेस एनर्जी बड़ा होगा, और जितना सरफेस एनर्जी बढ़ रहा है उतना ही हमने वर्क किया है इसे बड़ा करने के लिए। सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और कुछ नहीं। तो वर्क कितना किया है? वर्क हमें पता है ना, वर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स क्या है? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब प्रेशर जो है
वो हम लोग पहले ही बता दे रहे हैं कि बाहर का प्रेशर पी ए है, भीतर का प्रेशर पी है, और उन दोनों का डिफरेंस जो है वो स्मॉल पी है। स्मॉल पी इज इक्वल्स टू पी माइनस पी ए। तो ये स्मॉल पी तो काम करेगा ना, तो स्मॉल पी हो गया प्रेशर। एरिया हमें पता है कि स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया होता है, अगर रेडियस आर है तो सरफेस एरिया होगा स्फीयर का 4πr²। ये होगा उनका सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो उस अंदाज से यहाँ पे एरिया लिख देते हैं 4πR²। और ये डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले आर था, अब आर प्लस डेल आर हो गया है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल आर का है, तो ये डिस्प्लेसमेंट डेल आर। ये एक साइड हमारा सेटिस्फाइड हो गया है। दूसरे साइड में क्या करना है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी में इंक्रीज मतलब क्या, टेंशन जो था वो टेंशन ही रहेगा, और जितना एरिया इंक्रीज है उतना ही इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होगा। तो ए टी इंटू इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। कौन सा एरिया, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के लिए तो हम लोग ने पढ़ा है सरफेस एरिया होता है 4πr², लेकिन मुझे इंक्रीज इन सरफेस एरिया चाहिए। कैसे निकालेंगे, पहले कितना था, रेडियस आर था, अब क्या हो गया आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर, ठीक है। तो जब रेडियस आर था तो सरफेस एरिया था 4πr², अब हो जाएगा 4πr प्लस डेल आर स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4πr² प्लस 2r डेल आर प्लस डेल आर स्क्वायर। अब हाँ, बहुत बार हम लोग ने कर लिया है कि डेल आर तो खुद ही छोटा है और उसका स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो इसे 0 कर देते हैं। तो 4πr² प्लस 8πr डेल आर, ठीक है। तो पहले था ये, अब है ये, तो इंक्रीज क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज क्या है, पहले था ये, अब है ये, तो इंक्रीज क्या हुआ, अब देख कर ही समझो, ये माइनस करूँगा तो आएगा 8πr डेल आर। ये इतना ही इंक्रीज है एरिया में, तो सीधी सी बात है यहाँ भी वही लगा देंगे कि टी इंटू 8πr डेल आर। थोड़ा सा देखिए, काटाकुटी करते हैं, ये काटते हैं, ये काटते हैं, ये एक 2 काटते हैं, ये आर काटते हैं, ये है पे पाई काटते हैं, ये पाई काटते हैं, और यहाँ पे ये 4 काटते हैं, ये इसको काट कर 2 कर देते हैं। तो हमारा स्मॉल पी जो है वो बन गया 2t, और इधर आर बचा है आर। इतना सा ही बात था बस, कि 2p=2pr। अब ये चाहे भीतर में एयर हो बाहर में वाटर, या भीतर में वाटर हो बाहर में एयर, जो भी है ये ड्रॉप और बबल का काम सेम ही है। और जब दो सरफेस बन जाएंगे तो ये डबल होकर 4tr बन जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे बाद में। अब एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या समझना है इसमें, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट किनके बीच का अभी देखते हैं। उसके पहले 2 टाइप ऑफ फोर्स पढ़ लेते हैं। एक का नाम है कोहिसिव फोर्स, ये सिमिलर मॉलिक्यूल में, को है ना मतलब एक जैसे, को एडुकेशन को या कलीग, जो एक जैसा है, एक साथ काम करते हैं। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और एक है एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स मतलब है ये एक अलग सब्सटेंस का है। ये मान लीजिए ग्लास का मॉलिक्यूल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे कहते हैं एडहेसिव, जोड़ना। एडहेसिव पता है ना, फेविकॉल टाइप का। तो ये दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो ये एडहेसिव। सिमिलर चीज़ में अट्रैक्शन है वो कोहेसिव। अब देखिए कि अगर मैं आपसे ये बताता हूँ कि वाटर और ग्लास की बात करूँ, हाँ, तो अब देखिए ये एक ग्लास का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर लगा है। यहाँ पे ये इस साइड वाटर है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ठीक है।
अगर मैं इसे थोड़ा सा बेंट करूँ ऐसे ग्लास को, तो वाटर अब ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और मैं फिर इसे स्ट्रेट करूँ तो फिर वाटर ऐसा आ जाएगा। लेकिन जब वाटर ऐसा आएगा तो ये वाले जगह पे थोड़ा थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स टाइप की यहाँ पर फॉर्म हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर यहाँ पर आकर इस ग्लास में कांटेक्ट में आए थे, उनको ये ग्लास ही ज़्यादा पसंद आ गया। अब वो अपने साथियों को छोड़ दिया पीछे और यहाँ ग्लास के साथ ही रह गए। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर इज मोर देन इज लेस एंड एडहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर एंड ग्लास इज मोर। इसका मतलब कि वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन का वो कम है, और वाटर और ग्लास के बीच में जो है वो ज़्यादा है। इसलिए कुछ वाटर यहाँ ही रह गए, यहीं रह गए, नीचे नहीं गए। और अगर ऐसा नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, और वाटर और ग्लास के बीच का जो एडहेसिव फोर्स है वो कम हो, तो कुछ भी वाटर यहाँ पे स्टिक नहीं होगा, वो सब साथ में आ जाएंगे। क्यों? अगर मैं ये वाटर की जगह मरकरी लेता हूँ तो मरकरी में एडहेसिव फोर्स जो है मरकरी का वो बहुत कोहेसिव फोर्स जो है मरकरी का वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास। इस कारण मरकरी जो है वो ग्लास को भिगाता ही नहीं, वेट ही नहीं करता। अगर आप ऐसे स्लाइड करके रखेंगे मरकरी और फिर सीधा कर देंगे ग्लास को, तो सारे का सारा मरकरी ही यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी ग्लास पे चिपका नहीं रहेगा, क्योंकि उनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स बिटवीन ग्लास एंड मरकरी से कई ज़्यादा है। तो यही कंसेप्ट से होता है कि हमारा जो लिक्विड है वो ग्लास को या दूसरे सॉलिड सरफेस को वेट करेगा कि नहीं। तो ये टोटली डिपेंड करता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के खुद के बीच का कोहेसिव फोर्स, और वो लिक्विड और जो भी मैं सॉलिड में उसे रखूँगा कंटेनर में, उन दोनों कंटेनर के मटेरियल का एडहेसिव फोर्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अब एक और बात लगे हाथ बताते हैं कि जैसे वाटर और ग्लास, इनके बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 0 डिग्री है। लेकिन वही वाटर और अगर मैं पैराफिन वैक्स ले लेता हूँ, पैराफिन पता है ना, एक वैक्स है पैराफिन वैक्स, तो उनके बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट 107 डिग्री है। उसके पहले तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये है मेरा सरफेस सॉलिड कंटेनर का, ठीक है, दोनों तरफ बना देता हूँ। और बीच में मैंने डाल दिया है एक लिक्विड। अब देखिए ऐसा, इसे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर ये लिक्विड जो है ना, ये स्ट्रेट ऐसे लगा होना चाहिए था, स्ट्रेट ऐसा, बिल्कुल स्ट्रेट इस टाइप से सरफेस के साथ। लेकिन नहीं, इसे ये सरफेस ज़्यादा पसंद आया है। यह साइड वाले मॉलिक्यूल जो है ये सरफेस को छोड़ना ही नहीं चाह रहे, थोड़ा उठ कर पकड़ के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड और ये सॉलिड, इनके बीच का जो एडिसिव फोर्स है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू ये लिक्विड और लिक्विड के बीच के कोहेसिव फोर्स है। इसलिए साइड में जो कंटेनर के टच में है वो लिक्विड इन्हें पकड़ के एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसलिए चिपक कर इसमें बैठे हैं साइड से। अगर ऐसा केस है और तो मुझे ये पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में ही तो हमारा ये लिक्विड का और ये सॉलिड का जो कांटेक्ट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा और ये एंगल होगा लिक्विड के अंदर से जो एंगल है वो ही है एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या मैं बोला? लिक्विड के अंदर से जो एंगल है, क्योंकि ये टेंजेंट बनाने के बाद तो यहाँ से भी एक एंगल बना सकता हूँ मैं, लेकिन वो एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट वो है जो लिक्विड के अंदर से है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये मान लेते हैं वाटर है, तो वाटर में एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्लास के बीच में मोटा मोटी 0 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। अगर ये ही ऐसा हो कि मरकरी है, मैंने बोला है मरकरी बहुत पसंद है, मरकरी के साथ ग्लास उतना पसंद नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपना दामन चुरा के चले जाएंगे कांटेक्ट वाले रीजन से। इसका मतलब क्या है कि ये इन्हें तो ऐसा होना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन उनको ये पसंद नहीं है ग्लास,
इसलिए जितना हो सके उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं कांटेक्ट वाले रीजन में। उनको मरकरी ही पसंद है, मरकरी को मरकरी पसंद है, ग्लास ज़्यादा पसंद नहीं है, अट्रैक्शन कम है। तो यहाँ से वो हटकर जाना चाह रहे हैं। तो जब ये हटकर जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक बेंड टाइप का हो गया है, यहाँ पर एयर ही है, यहाँ पर मरकरी नहीं है। अब इसे एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मरकरी एंड ग्लास। अब यहाँ से एक लाइन टान दिया है टेंजेंट। अब लिक्विड के भीतर से बोला ना मैंने, एयर से नहीं आना है, लिक्विड से आना है। तो लिक्विड से अगर मैं ये टेंजेंट तक आऊँ तो ये जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये है मरकरी, ठीक है, ये है ग्लास। तो जब हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे देखिए, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है थीटा वो है एक्यूट, मतलब लेस देन 90 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है वो है ऑब्ट्यूस, मतलब मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। और ये है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो जब ये एक्यूट बनता है तब ये जो मिनिस्कस है ये बन रहा है कॉनकेव मिनिस्कस। क्या मिनिस्कस है, ये जो ऐसा ऐसा शेप लेते हैं ना, चाहे इस टाइप का चाहे इस टाइप का, ये वाले केस में इस टाइप का शेप लिया है, ये वाले केस में इस टाइप का शेप लिया है, इसे मिनिकस कहते हैं। क्या कहते हैं बता रहा हूँ, मिनिस्कस। ठीक है, अब ये वाले जो मिनिस्कस है ये है कॉनकेव मिनिस्कस, और ये जो है वो है कॉन्वेक्स मिनिस्कस। तो जहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है 90 डिग्री से, कम है 90 डिग्री से, वहाँ कॉनकेव मिनिस्कस, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ कॉनकेव मिनिस्कस। ओके, तो अब आते हैं इस बात पे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ग्लास एंड वाटर इज 0 डिग्री एंड बिटवीन ग्लास एंड पैराफिन वाटर एंड पैराफिन वैक्स इज 107 डिग्री। इसका मतलब कि ग्लास वाले केस में अगर मैं ऐसे रखूँ ग्लास में वाटर तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 0 डिग्री। ठीक है, ओ ऐसा ऐसा स्ट्रेट नहीं, बिल्कुल ऐसा और ऐसा, ऐसे ऐसे बनाएंगे पूरा 90 डिग्री पे। तो ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है 0 डिग्री, ये 0। और जो जब ये पैराफिन वैक्स होंगे तो वो कैसे बना रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट 107 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री है, 107 डिग्री ऐसा। इसके मतलब कि ये जो एंगल है ये 107 डिग्री है। तो इससे देखकर क्या समझ रहे हैं कि अगर नॉर्मल ग्लास में वाटर रखेंगे तो ये ग्लास भीग जाएगा। क्यों, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री है ना, मतलब कि पूरा वाटर, ये ग्लास है तो पूरा वाटर जो ऐसे ऐसे करके चिपका है, पूरा ऐसे करके चिपका है पूरा वो ग्लास पे वाटर। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा अगर बनाओ तो ये एंगल 0 डिग्री है ग्लास की तुलना में, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री। और इस केस में वो ग्लास से कैसे चिपका है, ये ग्लास है तो ऐसे चिपका है ऐसे, मतलब ये है मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट इतना बड़ा जो है 107 डिग्री। तो इससे देखकर क्या समझ आ रहा है कि अगर पैराफिन रखता हूँ तो वाटर जो है उससे दूर भागना चाहता है पैराफिन से, लेकिन ग्लास में बिल्कुल अच्छे से चिपकना चाहता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं एक ग्लास को पैराफिन से कोट कर दूँ तो फिर वो ग्लास को वाटर जो है वो भिगाएगा ही नहीं। अगर मैं इसमें वाटर डालूँगा रहेगा वाटर, जब मैं वाटर इससे निकाल दूंगा पूरा ग्लास जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी वाटर इसमें नहीं टिका, सभी कोहेसिव फोर्स जो है वाटर का वो ज़्यादा है कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन पैराफिन एंड वाटर। इसलिए सारे वाटर जो है ग्लास से निकल के चले जाएंगे, ग्लास बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि कभी हमने इसमें पानी डाला ही नहीं था। तो यही कारण है कि किसी को वाटर प्रूफिंग करना है तो उसके ऊपर पैराफिन का एक कोट लगा देंगे। ऐसे ही अपने कपड़े पर अगर पैराफिन का कोट लगा दे, छाते के ऊपर पैराफिन का कोट लगा दे तो वो बिल्कुल ही वाटर प्रूफ का काम करने लगता है। तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये किन किन चीज़ पे डिपेंड करता है वो थोड़ा देख लेते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1 ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ, हमने पढ़ा है
अल्टीमेटली तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो कोहेसिव और एडिसिव फोर्स का ही ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, इन कांटेक्ट जो आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके नेचर पे। फिर किस पे डिपेंड करता है? मीडियम एवॉव फ्री सरफेस। इसका मतलब कि मैं ऐसे रखा हूँ, मैं ऐसे कुछ रखा हूँ तो सिर्फ ये सॉलिड और ये लिक्विड पे ही नहीं डिपेंड करेगा, बल्कि जो एयर है या यहाँ पे जो भी मीडियम है उस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब 1 2 3, ये 3 मीडियम है ना इंटरफेस, ये 3 ही पे ही डिपेंड करेगा। ये मीडियम अगर चेंज हो जाए, एयर की जगह मैं कुछ और गैस रख लूँ, तो हो सकता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फिर चेंज हो जाए। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है। नंबर 3, इट इज इट और कोई भी सॉलिड, लिक्विड और मीडियम के फिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे ये फिक्स रहेगा। इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड सराउंडिंग मीडियम। ठीक है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन में, कोई भी इन तीनों के कॉम्बिनेशन में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस थोड़ा समझ लेते हैं कि ये समझने वाली बात है। पहले ही बोल दिया है कि जहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, जहाँ एक्यूट एंगल बन रहा है वहाँ पे क्या है, कोहेसिव फोर्स जो है वो कम है और एडहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है। जहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है वहाँ पे हमारा कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, एडहेसिव फोर्स कम है। और वाटर प्रूविंग जब करते हैं हम लोग, तो ऐसे कॉन्टैक्ट, ऐसा मटेरियल ही कपड़े के ऊपर लगा देते हैं कोट करके, जिनसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर और जो ये मटेरियल है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो वाटर प्रूफिंग के समय ऐसा मटेरियल यूज करते हैं सच दैट एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड मटेरियल जो है वो इज लार्ज। हमें पता है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट जितना लार्ज होगा उतना ही सरफेस को वेट नहीं कर पाएगा। नॉट पॉसिबल टू वेट, सरफेस को भिगा नहीं सकता क्योंकि उसमें रहेगा ही नहीं, एडिसिव फोर्स उसमें है ही नहीं, सिर्फ कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो वो लेकर चला जाएगा। तो ये वाटर प्रूफिंग में भी यही है, चाहे ये कपड़े का वाटर प्रूफिंग हो या अम्ब्रेला का हो, ये सेम बातें हैं। और जब डिटर्जेंट यूज करते हैं, डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, डिटर्जेंट में जब हम वाटर में डिटर्जेंट मिला देते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। हाँ, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस। एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके बीच में, वाटर और क्लॉथ के बीच में डिक्रीज हो जाता है। इसके कारण क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि हमारा एडहेसिव फोर्स बढ़ रहा है, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, एडहेसिव फोर्स इज मोर। और एडहेसिव फोर्स मोर है मतलब कि वाटर जो है अब वो डर्ट के साथ जुड़ जाएगा, वाटर डर्ट के संग जुड़ जाएगा और साथ में डर्ट को लेकर बाहर चला जाएगा। तो इसलिए डिटर्जेंट यूज़ करके हम वाटर और क्लॉथ के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड डर्ट इंक्रीज होता है और डर्ट जो है वाटर के साथ ही बहकर चला जाता है। तो ये सब बातें समझने वाली थी। अब हम एक नई चीज़ देखेंगे जिनका नाम है कैपिलरी। कैपिलरी और कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन समझने के पहले कैपिलरी क्या है वो समझना है। कैपिलरी जो है या कैपिलरी ट्यूब भी बोल सकते हैं, ये एक वेरी फाइन ट्यूब है, बहुत पतला और ट्यूब है, ऐसा डायमीटर जिसका बहुत छोटा है, फाइन ट्यूब है थ्रू आउट द लेंथ, और इनका जो ये है बोथ साइड ओपन है, एक पतले से ट्यूब जैसा है, इसे ही कैपिलरी कहते हैं।
अब ये कैपिलरी एक्शन क्या है कि समझिए कि एक वाटर का सरफेस है, एक कंटेनर है ऐसा। कैपिलरी एक्शन है कि इस फाइन ट्यूब को अगर मैं, फाइन ट्यूब है, अगर मैं वाटर के अंदर ऐसे डाल दूँ तो जनरली हम क्या जानते हैं कि यहाँ पे भी वाटर जाएगा और जस्ट जितना वाटर का सरफेस है उस लेवल तक वाटर जाकर यहाँ रुक जाएगा। लेकिन कैपिलरी एक्शन में ऐसा नहीं होता। कैपिलरी एक्शन के कारण ये वाटर यहाँ से नहीं रहकर थोड़ा और ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है। तो ये इतना ऊपर क्यों उड़ गया? यही कारण है वो जो हमने पढ़ा था अभी, कोहेसिव एडिसिव फोर्स। तो क्योंकि वाटर यहाँ तक है तो ट्यूब के अंदर भी वाटर को यहीं तक रहना था, लेकिन क्योंकि वाटर और जो ग्लास है उनके बीच में एडिसिव फोर्स ज़्यादा है, तो ये वाटर जो है ये ग्लास को पकड़ पकड़ कर ऐसे ऐसे ऊपर उठ जाता है और यहाँ तक अपना लेवल बना लेता है। अब ये कितना ऊपर उठेगा डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा एडिसिव फोर्स है। अगर बहुत ज़्यादा वाटर को ग्लास पसंद है तो और पकड़ के ऊपर जा सकता है, और तब तक जा सकता है जब तक ये एडिसिव फोर्स जो है इस वाटर का वेट को बैलेंस नहीं कर ले रहे, तो ऐसे जा सकता है ऊपर। और एक बात है कि अगर हम एक पतले ट्यूब की जगह थोड़ा मोटा ट्यूब रखेंगे तो जो कैपिलरी एक्शन है वो थोड़ा कम दिखेगा। इस ट्यूब में अगर यहाँ तक जाता है, मान लेते हैं इतना हाइट में, तो इस मोटे ट्यूब में यहाँ तक ही जाएगा इतने हाइट पे। अब ये कैपिलरी एक्शन जो है वो डायमीटर पे भी डिपेंड करता है कैपिलरी का, वो हम लोग अभी एक्सप्रेशन पे देखेंगे। लेकिन एक्शन यही है कि एक पतले ट्यूब को अगर मैं वाटर में डालूँ तो इस कोहेसिव फोर्स के कारण, सॉरी एडहेसिव फोर्स के कारण वाटर जो है इस ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में और थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। तो जब कोई एडहेसिव फोर्स के कारण उड़ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इनका एडहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से, इसलिए उड़ जाता है। लेकिन जिस केस में एडहेसिव फोर्स कम हो और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो, उस केस में क्या होगा? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिखाया है वाटर और ग्लास का। हमें सबको पता है कि वाटर को ग्लास बहुत पसंद है, तो उसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, वो चिपक कर वाटर को ही, ग्लास को ही पसंद करता है, वो ऊपर उठ कर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं मरकरी और ग्लास का रिलेशन लूँ तो मरकरी को तो ग्लास पसंद नहीं है, तो क्या होगा? तब ठीक उल्टा होगा कि अगर इस लेवल पे मरकरी है तो ग्लास के अंदर भी इस लेवल पे ही आना चाहिए था मरकरी, लेकिन ये ऐसा नहीं होकर मरकरी जो है रिजेक्ट करके ग्लास में हो सकता है इस लेवल तक ही मरकरी है, यहाँ तक। उसके बाद ये पूरा वैक्यूम है, खाली है, वैक्यूम नहीं है, खाली है। मतलब कि मरकरी अब ग्लास ट्यूब के अंदर कम लेवल तक है। अगर मैं इधर बड़ा करके दिखाऊं तो ये मेरा ट्यूब है और मेरे ये मरकरी का लेवल है मान लीजिए यहाँ तक। तो नॉर्मली यहाँ तक ही मरकरी का लेवल होना चाहिए था ट्यूब के अंदर, लेकिन देखा जाएगा कि मरकरी का लेवल ट्यूब में यहाँ तक है, नीचे है थोड़ा। अब ये पूरा मरकरी से भरा है ऐसा, मरकरी का लेवल ट्यूब में नीचे है। क्यों? सेम कारण कि इन्हें मरकरी को मरकरी ही बहुत पसंद है, इसके साथ ही ज़्यादा चिपक रहा है और ग्लास को रिपेल कर रहा है। ग्लास का कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स कम है, ग्लास और मरकरी का कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है मरकरी में, इसलिए वो अब खुद में ज़्यादा चिपक रहे हैं और दूसरों के साथ ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट हो रहे। तो ये हो गया कैपिलरी एक्शन। जब हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्यूट होगा तो इस टाइप का राइज होगा कैपिलरी ट्यूब में, और जब एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होगा तो एक फॉल होगा ये मरकरी के लेवल में। तो ये राइज और फॉल जो होता है लिक्विड का इन कैपिलरी ट्यूब, इन्हें ही हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ये राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कौन से दो मटेरियल की बात कर रहा हूँ, ग्लास और वाटर की बात कर रहा हूँ या मरकरी या ग्लास की बात कर रहा हूँ, या क्या क्या के बीच में बात कर रहा हूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन के कुछ ये है एग्जाम्पल्स है, अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, वो हम देखते हैं। हाँ, एग्ज़ाम में आपका एप्लीकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि डेरिवेशंस। तो एक फार्मूला अगर बना तो उस फार्मूला से आप क्या क्या इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, क्या क्या समझ सकते हैं फिजिकली, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और फार्मूला भी देखेंगे। एग्जाम्पल्स, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं ब्लॉटिंग पेपर का। हम लोग सब ने सुना है ना ब्लॉटिंग पेपर। तो ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, ये एक एक पॉइंट
2 मार्क्स के हो सकते हैं क्वेश्चन के टाइप का, कि ब्लॉटिंग पेपर से कैपिलरी एक्शन को एक्सप्लेन करना है, क्या हो रहा है यहाँ। लिटरेचर लिखना है 1-2 लाइन का कि कैपिलरी एक्शन यहाँ पर हो रहा है, उसके कारण ही ब्लॉटिंग पेपर एक ऐसा स्ट्रक्चर है पेपर का जिस पे मतलब वो टिश्यू पेपर देखा है ना, छोटे छोटे पाइप्स टाइप के बने रहेंगे, उनमें माइक्रोस्कोप में देखने पे मिलेगा कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे पाइप्स टाइप के बने हैं, टिश्यू पेपर टाइप के। टिश्यू पेपर कैसे ही किसी पे भी रखता हूँ तो फट से पानी को वो ये कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो डैट इज़ बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन ओनली। सो ब्लॉटिंग पेपर पे कैपिलरी एक्शन मिलेगा। नंबर 2, अगर मैंने एक प्रदीप लिया है, एक लैंप, ऐसा हम लोग दिवाली पे जलाते हैं ना, तो इसके अंदर ऑयल है, और एक मैंने कॉटन का विक, हाँ इसे कहते हैं विक, बाती इंग्लिश में विक। तो इस विक को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, इसे भिगाया नहीं है, ऐसे ही रख दिया। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये ऑयल जो है ना इस विक से ऐसे ऐसे होते 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 ऊपर तक आ जाता है खुद ही। मैंने अभी इसे जलाया भी नहीं है, बस ऐसा ही एक कॉटन का विक रख दिया है, वो विक खुद नीचे से ऊपर की तरफ ये ऑयल को टान सकता है। कारण क्या है? सेम कैपिलरी एक्शन। सो ऑयल इन लैम्प राइजेस इन दी विक, विक में उठ जाता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ठीक है। और दूसरा, ये प्लांट में बहुत अच्छा होता है, प्लांट एंड वाटर, प्लांट में जो प्लांट का रूट है, ठीक है ना, ये रूट जो है, रूट से लिप्स तक वाटर जो जाते हैं वो भी बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन ही ऐसे ऐसे करके टान टान कर ऊपर लेकर लिप्स तक पहुंचाते हैं। तो सैप एंड वाटर ये जो है ग्राउंड से लीफ तक जाते हैं बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। फिर हम पढ़ते हैं टिप ऑफ द नीब, हाँ टिप ऑफ नीब। अब तो नहीं देखते हैं, लेकिन पहले जो फाउंटेन पेन आते थे उनका नीब ऐसे होते थे और बीच में कट लगा रहता था। ये कट इसी के लिए है कि एक ये कट के कारण एक पतला सा एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर बीच में तैयार हो गया है जो कैपिलरी का काम करेगा। जैसे ही आप इसे अब इंक में डुबाएंगे ना, इंक पॉट में, तो ये फट से कुछ इंक को ऐसे भी ऊपर की तरफ टान कर रख लेगा। फिर आप उसे उससे 5-10 वर्ड लिख सकते हैं, इंक ख़त्म। फिर आप उसे पॉट में डुबाएंगे, फिर वो इंक टानेगा, फिर आप लिखेंगे। तो पहले ऐसे ही लोग लिखते थे थोड़ा थोड़ा करके। टिप ऑफ द ट्यूब निब। नंबर 5 है, ये कर सकते हैं टॉवेल, जो हमारा अच्छा टॉवेल आता है, उनमें भी यही है कि वो कैपिलरी एक्शन के कारण ही फटाफट वाटर को सोक कर लेते हैं। और एक पॉइंट लिख सकते हैं, वो प्लॉइंग ऑफ सॉइल, प्लॉइंग ऑफ सॉइल। इधर में समझने वाली बात है, अगर मैं सॉइल को ऐसे ही छोड़ दूँ बहुत दिन तक ना, तो उनमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, और छोटे छोटे होल्स में ऐसे ऐसे पानी भी भर कर रहता है। अब ये होल्स में वाटर है, और जब एवापोरेशन होगा, सनरेज आएंगे, ये सारे वाटर चले जाएंगे, और पूरा जो ये है आपका फार्म है, ये फार्म लैंड है, वो पूरा ही ड्राई हो जाएगा। तो इस वाटर को रिटेन करने के लिए मैं इन होल्स को तोड़ फोड़ कर मिक्स करके ऐसे रख दूंगा, ताकि एक कैपिलरी एक्शन नहीं बन सके, एक पाइप स्ट्रक्चर जहाँ वाटर स्टोर, ऐसा नहीं, ये सब में मिक्स रहे। तो इससे मिक्स रहेंगे तो वाटर इवापोरेट नहीं होगा। तो जब प्लॉइंग होता है तो यही सारे पाइप्स टाइप स्ट्रक्चर जो है उनको ब्रेक कर दिया जाता है, सो दैट इवापोरेशन डज नॉट हैपन। तो ये बातें हमने सीखी। अब कैपिलरी एक्शन का एक फॉर्मूला ही देख लेते हैं कि कितना ही भाई राइज होगा एक ट्यूब के अंदर, राइज या फॉल कुछ भी। अगर अगर एच का वैल्यू मैं पकड़ता हूँ कि ये राइज होगा, हाँ यहाँ तक जाएगा, ये है मेरा वाटर का सरफेस, होना तो यहीं तक चाहिए था, लेकिन यहाँ से इतना ऊपर चला गया, ये मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल एच से। तो अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से, तो हमारा एच पॉजिटिव होगा, और अगर एडहेसिव फोर्स कम है और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है लाइक मरकरी, तो हमारा एच नेगेटिव होगा, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा उस वक्त, ठीक है। तो ये डिपेंड, एच का फॉर्मूला है, एच इज इक्वल्स टू 2 पाई, सॉरी नॉट पाई, एच इज इक्वल्स टू 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर रो जी, ठीक है। डेरिवेशन बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो छोड़ सकते हैं।
लेकिन इससे क्या क्या समझ रहे हैं इंटरप्रिटेशन, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो थीटा है ये क्या है, ये है, ये यहाँ पे मैं दिखा दिया ऐसा सीधा, लेकिन बनेगा क्या, यहाँ भी तो एक ऐसा एक्शन रहेगा ना, मेनिस्कस टाइप का, वाटर है तो इधर भी नहीं छोड़ेगा, बहुत प्यार है। तो ऐसे जब है मिनिस्कस टाइप का, तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है थीटा, यही थीटा है, ये थीटा, मतलब कि इधर भी तो एक मिनिस्कस टाइप के बनेंगे, तो उनका एक एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ये थीटा, तो वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा। अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट इग्नोर कर दे, या थीटा इक्वल्स टू, वाटर के केस में थीटा इक्वल्स टू 0 होता है, तो वाटर के केस में थीटा, वाटर और ग्लास, सॉरी हाँ, वाटर एंड ग्लास, ऐसे वाटर नहीं बोल सकते, वाटर एंड ग्लास के बीच में थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, मतलब वो बिल्कुल ऐसा बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल बहुत चिपका है वाटर ग्लास में। तो जब एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है तो कॉस थीटा जो है 1 हो जाता है वाटर के केस में। तो वाटर वाले केस में H इक्वल्स टू 2π/r रो जी, ये एप्लीकेबल होगा। आप खुद ही देखिए, जहाँ भी हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा, वहाँ कॉस मोर देन 90 डिग्री नेगेटिव होता है, वहाँ पे H का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। तो जैसे मैं बोल रहा था उस वक्त H जो है नीचे की तरफ आ जाएगा लेवल से। तो ये है हमारा बेसिक इक्वेशन इन केस ऑफ वाटर। इससे हम क्या इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं कि जो हाइट है, जो कैपिलरी एक्शन है, वो ज़्यादा होगा कब, अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो, और कम ज़्यादा होगा जब रेडियस कम है तो। इसलिए मैंने बोला ना कि पतले ट्यूब में कैपिलरी एक्शन जो है वो ज़्यादा दिखता है कंपेयर टू मोटे ट्यूब में। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, यहाँ देखिए, ये पतले ट्यूब में कैपिलरी एक्शन ज़्यादा है, ऊंचे तक वाटर जा रहा है, और मोटे ट्यूब में कैपिलरी एक्शन कम है, थोड़ा नीचे ही वाटर जा रहा है। तो वो भी देखिए इसी कारण से है। और क्या है, और डिपेंड करता है रो के ऊपर। अगर डेंसिटी हमारा वाटर का या लिक्विड का कम होगा तो ये हाइट जो है ज़्यादा होगा। और जी पे, जी ऑलमोस्ट हर जगह कांस्टेंट होता है, तो इसके बारे में नहीं सोचना है। तो हम यहाँ से क्या क्या देख सकते हैं कि H जो है प्रोपोर्शनल टू T है, H प्रोपोर्शनल टू 1/r भी है, और H प्रोपोर्शनल टू 1/ρ भी है, ठीक है ना। और ये जो H प्रोपोर्शनल टू 1/r है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाले को हम लोग कहते हैं, एक अलग नाम है, जूरिन्स लॉ, ठीक है, जो कहता है कि H इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, तो इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, जूरिन्स लॉ। अदरवाइज ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, एक छोटा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि वाटर राइजेस टू ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर अलोंग ए कैपिलरी ट्यूब। तो एक कैपिलरी ट्यूब कुछ दिया है जिसमें वाटर का हाइट जो है 2 सेंटीमीटर उठ जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वाटर का हाइट कितना उठेगा अगर उस ट्यूब का जो रेडियस है उसे आप इंक्रीज कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे 1/3। मीन्स पहले अगर रेडियस r था तो अब रेडियस आपने 1r/3 कर दिया है, ठीक है। तो हाइट कितना होगा, पहले सीधी सी बात है, पहले जो रेडियस था उसके लिए 2 सेंटीमीटर वाटर कैपिलरी एक्शन दिखा रहा था, अब रेडियस को अगर मैं r/3 कर दूं तो ये कितना सेंटीमीटर दिखाएगा, यहाँ से ही आएगा कि H इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो मैं लिख सकता हूँ कि HR इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ, और ऐसा भी लिख सकता हूँ, नहीं तो H1/H2 इज इक्वल्स टू R2/R1, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो यहाँ से भी लिख सकता था H1R1 इक्वल्स टू H2R2, सारे एक ही बात है। अगर ये दोनों को फॉलो करें तो ऐसे लिख सकते हैं, और इनको फॉलो करें तो ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसी को पकड़ के चल रहा हूँ। तो ये हमारा H1 है, ये हमारा H2 है, पता नहीं, ये हमारा R1 है, ये हमारा R1 है, ये R2 है। तो H1 क्या है 2, H2 तो पता नहीं, R2 क्या है R/3, और R1 क्या है R। अब मैं R काट दूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखी तो ये 1/3 आता है। तो फिर यहाँ से और सिंप्लीफाई करूँगा तो H2 आएगा, देखिए इधर जाकर 6 सेंटीमीटर, इतना सा समझता। तो H2 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। जब रेडियस 1/3 कर दूंगा तो H2 जो है 6 सेंटीमीटर उठ जाएगा। अब थोड़ा मोड़ा ये पॉइंट देख लेते हैं कि सरफेस टेंशन जो है वाटर का वो किन पे डिपेंड करता है। तो
वाटर का नहीं, सॉरी, कोई भी फ्लूइड का सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करता है। तो सरफेस टेंशन, ऐसे तो हम कहते हैं कि सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, तो सरफेस टेंशन फिक्स्ड ही रहता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स है जिनके चेंज करने पे सरफेस टेंशन चेंज हो सकता है। तो सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 जो है वो टेम्परेचर। ठीक है, देखा गया है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सरफेस टेंशन को हम टी से डिनोट करते हैं ना, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये टी फॉर टेम्परेचर है, ये टी फॉर सरफेस टेंशन है, बहुत कन्फ्यूजन है। ये टेम्परेचर है, ये सरफेस टेंशन है। ठीक है, टेंशन, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद सरफेस टेंशन पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो जिस पर टेम्परेचर पे जो जब सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। बहुत क्रिटिकल है क्रिटिकल टेम्परेचर। समझने वाली बात है कि जिस टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, टेंशन घट रहा है, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ घटते घटते टेंशन जीरो हो जाएंगे, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये याद रखने वाली बात है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पॉल्यूशन पे। कैसा पॉल्यूशन, कि अगर मैं सरफेस पे कुछ इम्प्यूरिटीज़ मैं मिला देता हूँ, इफ सम इम्प्यूरिटीज़ आर प्रेजेंट इन लिक्विड सरफेस पे, कुछ इम्प्यूरिटी है, तो इससे भी सरफेस टेंशन जो है घट जाएगा। जैसे कि मैं अगर वाटर है, वाटर के ऊपर मैं ऑयल डाल दूँ, ऑयल, तो एक लेयर बन जाएगा ऑयल का। ये वाटर है और यहाँ पे एक लेयर है ऑयल का। अब ये ऑयल क्योंकि वाटर की सरफेस टेंशन से ऑयल का सरफेस टेंशन कम है, तो ऑयल जो है वाटर पे फ्लोट करेगा और अल्टीमेटली ये क्या है, पूरा सरफेस टेंशन को घटा दे रहा है। तो इन पॉल्यूशन को अगर मैं ऐड करता हूँ, इफ़ इम्प्यूरिटीज इज एडेड, तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होगा। समझने की बात है। फिर किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व मटेरियल। अगर मैं ये वाटर या कोई भी फ्लूइड है उसमें कुछ मैं डिजॉल्व कर दूँ, मिला दूँ, ये इम्प्यूरिटीज़ क्या था, सिर्फ मैं सरफेस पे डाल रहा हूँ कुछ गंदगी, और डिजॉल्व मतलब मैं पूरा एक सॉल्यूशन बना दे रहा हूँ। तो अगर मैं डिजॉल्व करता हूँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को मैं डिजॉल्व करता हूँ वाटर में या लिक्विड में, तो क्या, और इनऑर्गेनिक को करता हूँ तो क्या। तो इनऑर्गेनिक में आ जाता है जैसे सॉल्ट NaCl। तो अगर मैं वाटर में NaCl ऐड कर दूंगा सॉल्ट, तो सॉल्ट वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं अगर ऑर्गेनिक ऐड करता हूँ वाटर में, जैसे कि डिटर्जेंट, सोप, कुछ भी, तो उस केस में सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो समझने वाली बात है कि इफ़ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन द लिक्विड देन सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, इफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन लिक्विड देन सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। और किस पे डिपेंड करता है, मैंने बोला सरफेस टेंशन मीडियम पे भी डिपेंड करता है। मतलब कि ये तो है मेरा कंटेनर, ग्लास का मान लेता हूँ, ये है वाटर, और इस वाटर के ऊपर क्या है, एयर। तो इस एयर पे भी, इस पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा क्या सरफेस टेंशन होगा। अगर ये अलग अलग मटेरियल होगा, एयर की जगह नाइट्रोजन हो जाए या मॉइस्ट एयर हो जाए, वार्म एयर हो जाए, कुछ भी चेंज होगा तो इसके सरफेस टेंशन पे भी असर डालेगा। तो इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द मीडियम एबव द फ्री सरफेस ऑफ दैट लिक्विड एंड प्रेजेंस ऑफ, ये लिख देता हूँ, मीडियम एबव फ्री सरफेस। और लास्ट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अगर मैं कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज वाटर के सरफेस में प्रेजेंट है, प्लस 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 ऐसा कुछ, तो इसके कारण भी क्या होगा, टेंशन जो है डिक्रीज होगा। सरफेस टेंशन जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। तो ये कुछ थे डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन देख लेते हैं, और 2-3 मिनट है, इट विल बी ओवर। तो एप्लीकेशंस क्या है,
पहला पकड़ लेते हैं कैम्फॉर, हाँ मतलब कपूर, ठीक है। कैम्फॉर को जब हम वाटर में डालते हैं, ये मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ टॉप व्यू, जैसे यहाँ कैम्फॉर है तो ये डालेंगे, देखेंगे फट से कैम्फॉर ऐसे भागेगा, फिर ऐसे भागेगा, फिर ऐसे भागेगा, फिर ऐसे भागेगा, फिर ऐसे भागेगा, मतलब एक रैंडम सा मोशन बनाने लगता है जिग जैग टाइप का। क्यों? क्योंकि जहाँ कैम्फर डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, वहाँ पर उसका जो सरफेस टेंशन है वो घट जा रहा है। जैसे ही वो सरफेस टेंशन घट रहा है, उस पर एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो दूसरे जगह चला जा रहा है। फिर वहाँ पे भी वो कैम्फर वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, वहाँ भी सरफेस टेंशन घट रहा है, फिर वो दूसरे जगह चला जा रहा है। तो ऐसे कर करके कैम्फर का जिग जैग मोशन आ जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दी सरफेस टेंशन। नंबर 2 जो है वो हेयर ऑफ द पेंट ब्रश, हेयर ऑफ पेंट ब्रश। मैंने देखा है ना, पेंट ब्रश जब सूखा है, ऐसा ब्रश है पेंट ब्रश, तो ऐसा बहुत अलग अलग इनके हेयर्स जो है ऐसा बिल्कुल खुले हैं अलग अलग, लेकिन जैसे ही मैंने इसे वाटर में डीप किया, हेयर ऐसा हो जाते हैं बिल्कुल सोना बाबू ऐसे। अब ये हेयर सारे एक साथ आ गए बिल्कुल ऐसे। अभी किसने किया, मैं फेविकॉल लगा दिया हूँ उस पर, किसने इसे एक संग जोड़ कर रखा है? सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन के कारण ही हर एक हेयर का जो पार्टिकल्स है, मतलब हेयर है, वो एक दूसरे से जुड़ कर है। फिर वही आ गया कोहेसिव फोर्स। नंबर 3 ये है जैसे रेन वाटर कैन नॉट पास थ्रू द क्लॉथ ऑफ द अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला को तो वाटर नहीं वेट करता है, वाटर डज नॉट वेट अम्ब्रेला। ये हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ऐसा एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल लगा देता हूँ जिसके कारण एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण वाटर अम्ब्रेला पे रहेगा नहीं, वो स्लाइड करके ड्रॉपलेट बनकर गिर जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन का। और लास्ट है एक निडल, पकड़ लेता हूँ निडल। निडल जो है उसे मैं पहले भी बताया था, एक वाटर, ये क्या है, एक वाटर सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा है, एक स्ट्रेच्ड कपड़े के जैसा है। इस पे अगर मैं एक हल्का सा नीडल रख दूँ पतले सा, तो ये नीडल क्या है, इस सरफेस टेंशन के कारण अपने जगह पे रहेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। तो वाटर का भी सेम केस है, वाटर के ऊपर एक छोटा सा नीडल में स्लाइटली धीरे रखना है, बहुत हिला दूंगा तो चला जाएगा, अगर धीरे रखूँगा तो वो सरफेस टेंशन के कारण वो नीडल वाटर पे फ्लोट करता ही रह जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि a needle can float on water surface, but it should be a calm water surface. Okay, thank you.